तो मेरा ख्याल है इस पे उन पे गुस्से का इजहार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहा है उसकी गहराई में जाकर उस पर गौर करना चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकालमा हो और इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुश्किलात भी कोई कम की जाएं या दूर की जाएं ताकि वो भी अपना किरदार अदा कर सकें। बात करने से पहले उनकी सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई। आपको महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी का लाडला तो उन्हें कहा जाता रहा और ये फिर उसके बाद आके उन्होंने ये बयान दे दिया, पीपल्स पार्टी भी सीख पाया। आपको लगता है उन्होंने खुद से ये बात कह दी या फिर सदर से या वजीर आजम से कहीं डिस्कस की होगी? देखें, जो लाडले बच्चे होते हैं ना वो शरारतें करते रहते हैं, लेकिन जरदारी साहब जो है वो ऐसा नहीं महसूस कर रहे। मेरा ख्याल उन्होंने उनको मुस्करा कर देखा है और उनको इजाजत दे दी है कि अपने रास्ते पे चले। तो आपका जो कुछ भी आपका एजेंडा है उसके साथ मैदान में आइए, लोगों का एतमाद हासिल कीजिए, आइन में दिए गए तरीके कार के मुताबिक आगे कदम बढ़ाइए और तब्दीली ले आइए। आप कोलैप्स कर चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, आपका जो तजुर्बेकार टीम थी वो नाकाम हो चुकी है, आपके पास कोई रिवाइवल प्लान नहीं है। सिर्फ ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसके अलावा उनको कोई और सोच ही नहीं। वही चंद रटे रटाए जुमले इन्होंने बोल दिए और उसके अलावा इनके पास कहने को कोई ठोस बात नहीं है। हर फोरम पे इमरान खान साहब की रिहाई की बात करेंगे। इमरान खान ही तमाम मसाइल का हल है, पाकिस्तान और इमरान खान लाजिमुल मलजूम है। लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, इनका जहन जमहूरी नहीं है। ये 2018 के बदतरीन शुदा इलेक्शन के जरिए आए थे आरटीएस बिठा के, और ये आज भी वही चाह रहे हैं जो इन्होंने क्रिएशन, इनकी क्रिएशन थी। जो सबसे पहले इमरान खान ने ये लफ्ज कहा था हाइब्रिड हुकूमत, और सबसे पहले उन्होंने ये कहा था। इसी तरह की बातें इनकी पार्टी पहले भी करती रही। खुदा न खास्ता इन्होंने ये भी कहा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, तो इस किस्म की बातें करते रहे। 5 अगस्त में एक नया सोहेल आफरीदी आपको देखने को मिलेगा। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। खौफ इमरान खान का इतना है कि इनको रात को नींद भी इमरान खान साहब की वजह से नहीं आती। अगर वो आपको गारंटी दे कि पुरअमन एहतजाज करेंगे तो तब तो आपको इजाजत देनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज तो अगर ये फॉलो करेंगे एसओपीज को तो बिल्कुल इजाजत दे देंगे। वेलकम टू डायलॉग, मैं हूं इकरा हारिस। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की कशमकश का नाम नहीं रही, बल्कि खुद इस निज़ाम पर सवाल उठने लगे हैं जिसके तहत मुल्क चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुले अल्फाज में मौजूदा निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ किया, जबकि DGISPR की गुड गवर्नेंस के खला से मुतालिक गुफ्तगू ने इस बहस को मज़ीद तक़वियत दी। सवाल यह है कि क्या ये महज 2 अहम शख्सियात की तशवीश है या वाकई रियासती सतह पर यह एहसास पैदा हो चुका है कि मौजूदा निज़ाम अब अपने बोझ तले दब रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की इब्तदाई खामोशी के बाद अचानक दोनों जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों जमातों को एहसास हो चुका है कि ये सिर्फ बयानात नहीं थे, बल्कि इनके पीछे किसी बड़े मंसूबे की आहट थी। ऐसा भी महसूस होता है कि ये बयानात सिर्फ हवा में नहीं दिए गए, बल्कि नए इंतजामी यूनिट्स, नए सूबों या मजबूत बल्दियाती निज़ाम की कोई संजीदा वर्किंग की पेशबंदी है। और अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तब्दीली की सियासी कीमत कौन अदा करेगा और इस पर इत्तफाक राय कैसे पैदा होगा। क्योंकि जब भी नए सूबों, इंतजामी इकाइयों या इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात होती है तो हमारी बड़ी सियासी जमातें बेचैन हो जाती हैं। अगर मौजूदा निज़ाम वाकई नाकाम हो चुका है तो फिर इस्लाहात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद वो सियासी कुव्वतें क्यों बन जाती हैं जो बरसों से अवाम को तब्दीली का वादा देती आती हैं। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी फिजा भी गैर मामूली तौर पर गर्म है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अख्तलाफात अब मामूल की सियासी बयानबाजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एक बड़े सियासी इज्तिमा का ऐलान कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी अलग सियासी सफबंदी में मसरूफ है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में कशीदगी मौजूद है और हुकूमत को मईशत, गवर्नेंस और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात समेत कई मुहाज़ों का सामना है। तो क्या हुकूमत वाकई डेंजर जोन में दाखिल हो चुकी है? क्या निज़ाम की तब्दीली महज एक सियासी बहस है या वाकई कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? और अगर तब्दीली का फैसला होता है तो रास्ता क्या होगा? आईनी तरमीम, अवामी रेफरेंडम, नए इंतखाबात या फिर एक ऐसा ग्रैंड डायलॉग जिसमें हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी कुव्वतें एक मेज़ पर बैठकर मुस्तकबिल का रास्ता तय करेंगी। इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानश्वर मुजीबुर रहमान शामी साहब। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। सर, मोहसिन नकवी साहब का ये जो बरमला एतराफ़ है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, रीसेट बटन की ज़रूरत है, और फिर DGISPR ने भी इसी मौक़िफ़ की तायद भी की है। लेकिन सर, मुल्क की 2 बड़ी पार्टियां कुछ सीखपा भी नज़र आती हैं, कुछ खामोश भी नज़र आती हैं। आपको लगता है हालात की संगीनी का अंदाज़ा करके ये लोग आगे का लाएअमल तय कर रहे हैं, या आप
समझते हैं कि ये मोहसिन साहब की ज़ाती राय है या मामलात अब इस हवाले से सेटल हो चुके हैं कि ये चेंज आएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, मोहसिन साहब ने जो कुछ कहा है, अगर बहैसियत मजमूई उस पर गौर करें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये निज़ाम को तलपट कर दिया जाए या ज़ेर व ज़बर कर दिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि सियासी जमातों को और रहनुमाओं को इस पर मुकालमा करना चाहिए। यानी जो नाकामी है या जो गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही, उसमें फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, नए सूबे बनाए जाएं या जो मुकामी हुकूमतें हैं या बल्दियाती अदारे जिन्हें कहते हैं उनको मुस्तहकम किया जाए। तो ये सियासी जमातों को और रहनुमाओं को इस पर गौर करना चाहिए। तो ये इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तवज्जो दिला दी है एक मसले की तरफ। अब हमारे रहनुमाओं को इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तदबीर की जा सकती है और दस्तूर के दायरे के अंदर रहते हुए क्या इक़दाम किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है इस पर उन पर गुस्से का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ कहा है उसकी गहराई में जाकर उस पर गौर करना चाहिए। सर, ये तो मैं और आप सोचते हैं, या हो सकता है कुछ पाकिस्तानी भी सोचते हों, लेकिन इस बात करने से पहले उनकी सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई। आपको महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी का लाडला तो उन्हें कहा जाता रहा और ये फिर उसके बाद आके उन्होंने ये बयान दे दिया, पीपल्स पार्टी भी सीख पाया। आपको लगता है उन्होंने खुद से ये बात कह दी या फिर सदर से या वज़ीर आज़म से कहीं डिस्कस की होगी? देखें, जो लाडले बच्चे होते हैं ना वो शरारतें करते रहते हैं। तो उनकी शरारतें जो हैं तो उनको बाद औक़ात तो बस उनकी पप्पी शप्पी लेके तो फिर उनकी दाद दे दी जाती है और बाद औक़ात उनके कुछ चपत भी लगा दी जाती है। तो मेरा ख्याल जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो समझ रहे हैं कि चपत लगाने की ज़रूरत है, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो ऐसा नहीं महसूस कर रहे। मेरा ख्याल उन्होंने उनको मुस्करा कर देखा है और उनको इजाज़त दे दी है कि अपने रास्ते पे चले। शाबी साहब, आपने बहुत सारे अदवार, सियासी अदवार तब्दील होते हुए देखे हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। बतौर दानिश्वर, आपके ख्याल में सर, आबादी जब बढ़ रही है, नए सूबों या जब हम इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें, क्या हमें वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या लकीरें खींच देने से हम उस गवर्नेंस के निज़ाम को, बोसीदा सियासी कल्चर को, तर्ज़ हुक्मरानी को मात दे सकते हैं, या महज ये सिर्फ हम समझे कि लकीरें खींच के हम एक फ़र्ज़ पूरा कर देंगे कि जनाब आप सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स बना दें? देखिए, ये हमारे यहाँ लंबी बहस रही है। जब तक अहले सियासत के रवैये नहीं बदलेंगे और जब तक हमारे सारे अदारे जो हैं अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आइन के दायरे में नहीं रहेंगे, तो हम कोई मतलब है कि बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये बहस जारी रही है कि सूबे जो हैं ज़्यादा बनने चाहिए या बल्दियाती अदारे जो हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाना चाहिए। हमारा मुल्क जो है दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब को जमहूरियत समझ लिया जाता है। और आप देखें कि यहाँ बल्दियाती अदारे नाम की कोई शय मौजूद नहीं है। अगर कोई मौजूद है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। तो ये अनोखी जमहूरियत है दुनिया भर से, जो नहीं वो ज़्यादा देर तक यानी कोई इसके असरात जो हैं बेहतर नहीं हो सकते। ज़्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकता। हर देखिए, लोग जो हैं वो गैर मुतल्लिक हैं और वो अपने मामला खुद अपने हाथ में नहीं है उनके। तो ये तो एक मसला है ना, इसका हल हमें तलाश करना चाहिए। भी देखिए, चीन में भी, इंडिया में भी कितने लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो हर 5 साल के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं। वो चीन में 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो मुंतखब होके आते हैं और हर सतह पर वो अपने इख्तियारात संभालते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत जो है वो 2,5-3 हज़ार बंदों ने अपना नाम जमहूरियत रख लिया है। ये काम चल नहीं सकता, इस पर गौर करना है। और आइन ने ये कहा है कि 141 दफ़ा जो है कि इख्तियार भी और वसाइल भी निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, उस पर कुछ तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मामला है कि लोगों को एम्पावर कैसे करना है, लोगों को बाइख्तियार कैसे बनाना है और नई नस्ल को, नौजवानों को कैसे एहसास देना है कि ये मुल्क उनका अपना है और इसके मामलात वो चला सकते हैं।
इन बातों पे गौर तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। इस तरह आंखें बंद करके तो आप चल नहीं सकते। तो शामी साहब, अगर ये फैसला हो जाता है कि जनाब सियासतदान बैठ जाते हैं, डायलॉग करते हैं, तो आपके ख्याल में इसमें कोई आइन में चेंजेस होंगी या अवामी रेफरेंडम कराकर इस पर अवाम की राय ली जा सकती है? आपके ख्याल में कौन सा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है इसके लिए? रेफरेंडम होगा तो तभी दस्तूर के मुताबिक तरमीम करनी पड़ेगी। रेफरेंडम जो है उसके जरिए तरमीम नहीं हो सकती। आप तुर्की में देखें, तैयब उर्दवान ने रेफरेंडम कराया, उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा लिया, फिर अपनी पार्लियामेंट से दस्तूर में तरमीम कराई। तो आपका जो कुछ भी आपका एजेंडा है उसके साथ मैदान में आइए, लोगों का एतमाद हासिल कीजिए, आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक आगे कदम बढ़ाइए और तब्दीली ले आइए। तो तब्दीली जो है आप मुसल्लत नहीं कर सकते, और तब्दीली के जरिए आपके नाम पर आप लोगों की ख्वाहिशात का गला नहीं घोंट सकते। और पाकिस्तान का तो बड़ा मसला ये है, उसकी अपोजिशन और उसकी हुकूमत के दरमियान ठनी हुई है। तो पहला मसला तो हमें यह हल करना है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकालमा हो, मुफाहमत हो, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुश्किलात भी कोई कम की जाएं या दूर की जाएं, ताकि वो भी अपना किरदार अदा कर सकें। सारे लोग मिल बैठकर मुल्क को आगे बढ़ाएं। अभी तो हर जगह हम दंगा फसाद जो है, अगर उसको हम बढ़ावा देंगे तो फिर हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तल्ख कलामी चल रही है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और फिर बिलावल साहब का ये रद्द अमल कि हम वफाक के अंदर भी कुछ तब्दीली ला सकते हैं अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, आपको लगता है ये दोनों जमातें इत्तेहाद इनमें टूट सकता है या सिचुएशन वफाक में तब्दील हो सकती है? वहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है और हालात जिस तरह ख़राब हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वो एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं, आंखें खोल के देख नहीं रहे। और पीपल्स पार्टी की तो अपनी हुकूमत है वहाँ, और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत है, वो अपनी इस फेलोर का एहसास नहीं कर रहे और एक दूसरे को धक्के देने में लगे हुए हैं। उनकी कोता अंदेशी जो है उस पर मातम किया जाए जितना भी वो कम है। शामी साहब, तहरीक इंसाफ 5 तारीख को एहतजाज करने जा रही है सर, शायद वो कोई लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दें। अलीमा खान साहिबा अपने तौर पे एक रैलियाँ निकाल रही हैं, आपको लगता है तहरीक इंसाफ इस अहम मौके पर तहरीक चलाए या फिर इंतज़ार करे हालात बेहतर होने का, क्योंकि वो कुछ भी कर ले कोई ख़ास इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट पे डाल नहीं पाती? तहरीक इंसाफ कितने मज़ारे कर चुकी है, कितनी हड़तालें कर चुकी है, कितने लॉन्ग मार्च कर चुकी है, उसके नतीजे में क्या हुआ है? उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब इसको चाहिए वो मुकालमे की तरफ आए, और हुकूमत को भी चाहिए कि उसका हाथ पकड़े, उसको अपने साथ बैठाए, पेशकदमी करे। हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, हमारा मुस्तकबिल एक है, हमारा हाल एक है, तो हमें इस मुल्क मिलजुल कर मुल्क को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे के साथ हमें मुरब्बत से और मोहब्बत से और फराख दिली से सलूक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिशवर मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं वज़ीर मुमलिकत और नून लीग की सीनियर रहनुमा शिजरा मनसब साहिबा, और सूबाई वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़ी जान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शिजरा साहिबा, मोहसिन नकवी ने बयान दिया, पहले तो नून लीग खामोश रही, लेकिन अब यकायक राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा आसिफ हों, दीगर लोग अब मोहसिन नकवी साहब को कोसना शुरू हो चुके हैं, हालांकि आप ही की काबीना का वो हिस्सा है। क्या वजह है कि आपको उनके प्लान की गहराई बाद में समझ आई और एकदम इस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया और अब यकायक हर तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो ये कोई प्लान है और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल पहले नहीं आया और बाद में आया। एक तकरीर उन्होंने की कुछ बिजनेसमैन के सामने, और उस तकरीर में उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट बताया जो उनकी सोच में ये ऐसी बात है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये इस तरह का व्यू पॉइंट देने के लिए या इस तरह की कोई सोच अगर आई है तो उसको पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, बिकॉज किसी भी किस्म की अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी है तो उसका सही फोरम पार्लियामेंट है। और इस किस्म की अगर वो सोच रखते हैं या इस किस्म का वो देखते हैं कि कोई गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कोई चेंजेस लाने चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के, कानून और उसके दायरे के अंदर रह के हम पार्लियामेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो यही हमने कहा कि ऐसी कोई बात है तो उसको पार्लियामेंट में करना चाहिए। अदरवाइज ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी जिस तरीके से चली है, इकरा साहिबा, वो आपको भी पता है, वी आर स्टिल अ यंग डेमोक्रेसी। बार बार डेमोक्रेसी डिरेल होती रही,
ظاہر ہے ہم اس طریقے سے یا اس رفتار سے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن نہیں کر سکے جس طرح کے ہمارے ارد گرد کے ممالک نے کر لیا، جہاں پہ کہ ایک ون گو میں ڈیموکریسی چلتی رہی ڈفرنٹ ہمارے، کیونکہ ہم ایکسپیریمنٹس کرتے رہے یا تجربے کرتے رہے، ان تجربوں کے تھرو پالیسیز بھی تبدیل ہوتی رہی. کسی بھی پارلیمنٹ کو جب تک کہ بے نظیر شہید صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے مل کے پھر چارٹ آف ڈیموکریسی کیا اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، تب تک پارلیمنٹس بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی تھیں، پرائم منسٹرز بھی مدت پوری نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی میں بھی سمجھتی ہوں کہ کچھ بہتری آنے کی بھی ضرورت ہے، کچھ ریفارمز ہونے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز مل کے کر سکتی ہیں. ڈیموکریسی کو مستحکم کرنے کا جو کام ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور اس کا کنسنسس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی اکٹھا ہو کے بلڈ کیا جا سکتا ہے. بالکل سو ٹھیک ہے. دیٹ واز دا رائٹ فورم ویئر دس کائنڈ آف ڈیبیٹ شوڈ ہیو بین لانچڈ. صحیح. شفیع جان صاحب، ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے تحریک انصاف سر، تو باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کیا نئے صوبوں کی حمایت کرتی ہے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ پارٹی کے چند رہنما انفرادی طور پر نئے صوبوں کے حوالے سے ایگری کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ ریفرینڈم بھی ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اقرا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک نئی صوبوں کی بات ہے اور محسن نقوی صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد ایک طوفان جس طرح پاربا ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا، تحریک انصاف کی جو سٹینڈنگ تھی ڈے ون سے، وہ آج صحیح ثابت ہوئی. جہاں تک نئی صوبوں کی بات ہے، ایک پازیٹیو سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر اس نئے صوبوں کے بارے میں. اس پہ ابھی ڈیٹیل گفتگو ہونی ہے. اس وقت ہمارا تمام تر فوکس 5 اگست پہ ہے، اور اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 بڑی جماعتیں جو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے نورہ کشتی کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں اس موجودہ حکومت کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. شزرا صاحبہ، محسن نقوی صاحب کابینہ کا حصہ ہیں، تو کیا اس متعلق کابینہ میں کبھی کوئی بات ہوئی، اور کیا شہباز شریف صاحب ان سے اس حوالے سے باس پرس کریں گے؟ کیونکہ جب کابینہ کے اراکین آپس میں بیان بازی کریں اور پھر ایک دوسرے کی وزارتوں کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیں تو سچویشن خاصی خراب لگتی ہے عوام کو بھی اور باہر سے دیکھنے والے کو بھی. جس طرح خواجہ آصف آج کل محسن نقوی صاحب کی وزارت کے حوالے سے، پی سی بی کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے کامنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، جس جمہوریت کی ہم اس وقت سے بات کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مستحکم ہونا چاہیے، یہ وہ مستحکم جمہوریت کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک ہر انسان اپنا ویو پوائنٹ رکھتا ہے اور اپنا ویو پوائنٹ بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی اگر کسی کی کوئی ایک سوچ ہے تو ایک جمہوریت میں وہ یہ بات اپنی کر سکتا ہے، اور آپس میں اختلاف بھی جمہوریت کا ہی حسن ہے. جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہاں پہ سارے یس سر یس سر کرتے ہیں. اور ایک پارٹی جو ہے بہرحال وہ ایک کلٹ ہے رادر دین اے پولیٹیکل پارٹی، بیکاز وہاں پہ زیادہ یہ چیز چلتی ہے کہ وہاں پہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور سوچ ہی نہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 5 اگست کی تیاری کا ہے، ہمیں کوئی لارجر ڈیبیٹ کے بارے میں ہم نہیں انٹرسٹیڈ، نہ ہمیں اس چیز سے ہے کہ ملک کا سسٹم بہتر کرنا ہے یا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں. وہی چند رٹے رٹائے جملے انہوں نے بول دیے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. سسٹمز جو ہیں وہ 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں نہیں چلتے، بنتے اور نہ ہی کولیپس کرتے ہیں. اگر سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اگر محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی بات کی ہے تو وہ پورے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر. یہ سسٹم کسی نے بھی آ کے ایک پارٹی نے نہیں بنایا. سو اگر ہم نے یہ اس ڈیبیٹ پہ جانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اس سے سبق لے کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیسے جانا. یہ ایک اوور آل ڈیبیٹ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آنا ہے، اگر کوئی کنسنسس بلڈ کرنا ہے
تو بالکل کر اس کے لیے سکتے ہیں، آپ کو ایک لیکن میں اسپیس پھر بھی تو وہی کریٹ کہوں گی، کرنا پڑے گی. آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو مارجن دینا پڑے گا کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھیں. آخر اپوزیشن جماعت بھی ہیں. پیپلز پارٹی بھی آپ کے خلاف فی الحال بول رہی ہے, اس کو بھی آپ کو بٹھانا پڑے گا. سو ایک اسپیس آپ کو لگتا ہے نا گورنمنٹ کو بھی کریٹ کرنی پڑے گی. آخر ایک اسٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی, خان صاحب جیل کے اندر ہے, آپ ان کو بھی تھوڑا سا کوشن دیں تاکہ وہ بھی بیٹھیں اور آپ لوگ بات کریں, ڈائلاگ کریں اس پہ. یہ تو آپ پھر آپ بتا دیں کہ اسپیس کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. اگر ایک پرائم منسٹر کو آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بارہا, ایک دفعہ نہیں بارہا آفر کرنا کہ آئے ہم سے مذاکرات کریں, اگر ایک اسپیکر کا اپنے کمرے اپنے روم کو آفر کرنا اور اس میں ایک کمیٹی بنانا جس میں کہ ساروں کو انکلوڈ کیا گیا, اگر یہ بھی اسپیس نہیں ہے تو پھر اور کس طرح سے اسپیس دی جا سکتی ہے. لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہے بات کرنے میں, ان کا ذہن جمہوری نہیں ہے. یہ 2018 کے بدترین رگڈ شدہ الیکشن کے ذریعے آئے تھے آر ٹی ایس بٹھا کے, اور یہ آج بھی وہی چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کریشن, ان کی کریشن تھی. جو سب سے پہلے عمران خان نے یہ لفظ کہا تھا ہائیبرڈ حکومت, اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا, یہ وہی نظام دوبارہ چاہ رہے ہیں جو ان کو اب میسر نہیں ہو رہا. یہ صحیح, وہی ٹھیک ہے. عمراندار ججز دوبارہ شفیع, چاہ رہے ہیں جو ان کو صحیح. میسر نہیں ہو رہے. شہزاد صاحبہ میرے اس ساتھ ہی لیے رہیے گا, آپ کا موقف آ گیا ہے میم. شفیع صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کو کچھ چینج یا کوئی نئی باتیں ہم سنیں گے تحریک انصاف کی طرف سے؟ اوبویسلی پہلی تو پریفرنس آپ کی خان صاحب کی رہائی ہے, لیکن ایک اچھی بات تو محسن نقوی صاحب نے کہی کہ تمام لوگوں کو ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. تو پی ٹی آئی اس پہ راضی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کلٹ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کے خلاف بات کر رہی ہے, آپ کے وفاقی وزراء جو ایک کیبنٹ کا حصہ ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. یہ ملک ایسے نہیں بڑھ سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سالوں میں سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کا پرائم منسٹر واحد پرائم منسٹر ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے ہیں. 5 بجٹ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4% گروتھ پہ جائیں گے. جب ہماری حکومت تھی اقرا صاحبہ, ہم 6% گروتھ پہ تھے. جی ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں, تو شہباز شریف کہتا تھا کہ پاکستان میں 6% پہ ترقی نہیں ہو سکتی, روزگار نہیں مل سکتا لوگوں کو, تو 4% پہ کیسے ملے گا؟ آپ کولیپس کر چکے ہیں, آپ ناکام ہو چکے ہیں, آپ کا جو تجربہ کار ٹیم تھی وہ ناکام ہو چکی ہے, آپ کے پاس کوئی ریوائیول پلان نہیں ہے. ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, ہم ہر اس ڈیبیٹ کا حصہ بنیں گے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہم ہر فورم پہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے. عمران خان ہی تمام مسائل کا حل ہے. پاکستان اور عمران خان لازم الملزوم ہے. وہ 90% لوگوں کا لیڈر. 5 اگست کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. 5 اگست کو خیبر پختونخوا میں عظیم الشان جلسہ ہوگا اقرا صاحبہ. پنجاب کے ہر شہر میں ریلی نکالی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ریلیز نکالی جائیں گی. کراچی میں پاور شو ہوگا, اور افریدی صاحب, سی ایم افریدی صاحب جو ہے وہ پشاور میں موجود ہوں گے, جہاں پہ ہماری الائنس موجود ہوگی, جہاں پہ ہماری لیڈرشپ موجود ہوگی جلسے میں, اور ہم فیصلہ کن لائے عمل عوام کے سامنے رکھیں گے. 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی, اور یہ فیصلہ کن تحریک ہوگی. جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے یہ اچھا, تحریک جاری رہے گی. ویسے اور شفیع, جو ہم پلان کر رہے ہیں, سوری فار ٹو انٹرپٹ, ویسے آپ کی باتوں سے بھی اور تحریک انصاف کی باتوں سے بھی, محسن نقوی صاحب پہ تو خیر آپ لوگ ویسے ہی بڑا تنقید کرتے رہے, لیکن خوش مجھے لگتا ہے بہت ہے تحریک انصاف, اور اس بیان کو وہ انڈورس بھی کر رہی ہے جو انہوں نے نظام کی اور بوسیدہ نظام کی بات کی. دیکھیں یہ ہماری جو سٹینڈنگ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. جو ہمارا موقف تھا اس کی جیت ہے. جو عمران خان صاحب کا ایک ڈے 1 سے جو سٹانس تھا اس کی جیت ہے. جب آپ ایک چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور 2.5 سال بعد وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو انڈورس کیا جاتا ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. شہزاد صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ٹگ آف وار نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں چل رہی ہے, اوبویسلی اکنامکلی ابھی فی الحال چاہے وہ ابنائے ہرمز کی وجہ سے ہے, مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے سچویشن سٹریسفل ہے, لیکن اگر آزاد کشمیر کے نتائج کے بعد یہ ٹف ٹائم آپ کو وفاق میں دیکھنا پڑا تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے, جمہوری پروسیس ہے. جہاں الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں تو جو بھی 2 پارٹیز ہوتی ہیں ان کا مینیفیسٹو ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا ڈفرنٹ ہوتے ہیں. وہ اپنا مینیفیسٹو لے کے عوام کے پاس جاتے ہیں, دوسری پارٹیز پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور جس وقت عوام کا فیصلہ آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اگر یہ پروسیس ہے, اس میں اگر ایک جماعت نے ہمارا الحاق ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ظاہر ہے ہم وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور وہ پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا کہ جی پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے, اسی طرح کی باتیں ان کی پارٹی پہلے بھی کرتی رہی. خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں ہے, تو اس قسم کی باتیں کرتے رہے. یہ تو صرف اور صرف ان کا ایجنڈا جو ہے ریاست مخالف ہے. انہوں نے ریاست مخالف
बयानात भी दिए, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पे भी किए। और बाय द वे इन्हीं के प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये भी शर्फ हासिल है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की भी कोशिश की। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखते हुए असेंबलीज को मुअत्तल करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सकी, इनको कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन इन्होंने कोशिश की। और जब ये गए सो कॉल्ड अपना लेके, जिसको बार बार ये कह रहे हैं कि निजाम नहीं चलेगा और सिस्टम नहीं चलेगा, आप तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे छोड़ के गए थे, आप तो डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए थे। आपने तो IMF को बार बार कहा और अपने 2 वज़रा से खत लिखवाए IMF को, और आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना कर। आपने तो पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की बारहा कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आके स्टेबिलिटी दी और मईशत में भी स्टेबिलिटी आई। हाँ, खित्ते में जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें पाकिस्तान का या कोई भी किसी भी दीगर ममालिक का तो कोई नहीं था रोल। हाँ, पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। आज भी पब्लिक ओपिनियन, आप ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन ये कहता है कि पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था। इसमें कोई शक नहीं है शहज़ाद साहिबा, लेकिन उतनी ही महंगाई अवाम भुगत रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने, आम आदमी खुश तो नहीं है। चीज है ये, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है इकरा साहिबा, और इसमें मैं भी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अवाम के लिए बहुत मुश्किल चीज है। मैं भी इलेक्शन लड़के आई हूँ, मैं भी अवाम का सामना करती हूँ, बिल्कुल ये मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है और हम भी बड़ी मुश्किल से ये फैसले कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज में से भी निकालेगा। हमने कम से कम इनकी तरह 7 अपने जो वजीर खजाना है वो चंद महीनों में नहीं बदले। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पॉलिसीज, कामयाब पॉलिसीज पे अमल करते हुए जल्द चले वो भी सारी बातें, सारा वक्त PDM का भी देखा, ये भी देखा, और अवाम ऑब्वियसली देख अब भी रही है। शफी साहब, 5 अगस्त को जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं सर, कोई तहरीक का ऐलान करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे? हम समझें कि कुछ नया स्टार्ट आप लोग करेंगे या तहरीक इंसाफ को एक नया ब्लूम और रिवाइवल देंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो शहज़ा फातिमा साहब ने तहरीक इंसाफ के बारे में और आइन के बारे में बात की, तो ये वो लोग हैं जिनकी शहज़ा फातिमा नहीं हूँ, इनको ये तो बता दे मैं हूँ कौन। जी, मेरा ख्याल आप जो भी हैं और जिस जमात को आप जो भी हैं और जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से बात करूंगा। और बात रही इकोनॉमी की, तो आप देख लें कि आज पेट्रोल की क्या प्राइसेस है। आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। 45% तक गुर्बत बढ़ चुकी है। 5 बजट आप पेश कर चुके हैं, आपके पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं है। 150 का हमारा पेट्रोल जो $120 पर बैरल आलमी मंडी में था और हम 150 में दे रहे थे, वो आपको महंगा लगता था, और आप $60 पर बैरल आलमी मंडी में लेके और पाकिस्तान में 350 का बेच रहे हैं, वो आपको सस्ता लग रहा है। अगर हमारी हुकूमत होती और ये ऑयल की प्राइसेस होती तो आज पाकिस्तान में 100 रुपए से कम पेट्रोल मिलता। जहां तक 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त में एक नया सोहेल आफरीदी आपको देखने को मिलेगा। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। शहज़ाद साहिबा, पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ ने कोई तहरीक नहीं चलाई। 8 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं, हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। अक्सर ये बात होती थी कि हम जो हैं वो अक्सर मज़ामत की तरफ चलते हैं, एजुकेशन की सियासत करते हैं। 2 सर, साल उनमें नया क्या हमें देखने को मिलेगा? वो वजीर आला हैं ही। जी, मैं उससे पे आ रहा हूँ। एहतजाज का इस्तारा भी है, क्या हो जाएगा नया? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने कोई कॉल नहीं दी। हमने 8 महीनों में अपनी जो होमवर्क था वो कंप्लीट किया है। हम इस वक्त मौलाना साहब से मशावरत में हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हम दीगर मजहबी जुमातों से और दीगर जो यहाँ पे मकामी जुमातें हैं, इलाकाई जुमातें हैं, उनसे राब्ते में हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 अगस्त को जो होगा वो शदीद तरीन होगा। उसके बाद इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और सिर्फ पेशावर में होगा फैसला कौन, हम कहीं और भी जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग शहर इक़्तिदार की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं रैली लेके? देखिए, 3 से 4 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। वो 5 अगस्त को जो फाइनल हमारा लाएमल होगा, जो फैसला कौन होगा, जो इमरान खान साहब की रिहाई तक वो चलेगा, वो 5 अगस्त को पूरे अवाम के सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शहज़ाद साहिबा, वेरी क्विक, आप लोग इजाज़त देंगे इन्हें इस्लामाबाद आने की? ये मेरा ख्याल है कोई 20वीं दफ़ा इनका आखिरी एक हमला की तैयारी शुरू है, और ये कोई एक दफ़ा नहीं, ये बड़ी दफ़ा। आपको याद होगा इनके पिछले CM भी कहते रहे जी अब ये फैसला कौन मरहला आ गया, आखिरी मरहला आ गया। लोगों ने इनके लिए निकलना छोड़ दिया हुआ है। लोग इस किस्म के इंतशार को, बदअमनी को, अफरा तफरी को पसंद नहीं करते।
تو نہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے، نہ اجازت کا جو ہے نا سوال پیدا ہوگا. یہ کر لیں اپنی کوشش جتنی بھی کرنی ہے، اور جتنے نئے پرانے عمران لوگ خان کا لانے ہیں. ایک صاحبہ خوف آخر میں اتنا ہے کہ آخر آئین میں کے جو اس کا دائرے کے رزلٹ اندر ہے ہمیں وہ اجازت وہی کبھی نہیں ہوگا. ملے گی. اب لوگ عوام ان کی انتشاری سیاست سے تنگ آ چکے نہیں ہیں. اگر اب وہ ایک آپ کو منٹ لوگ دیجیے گارنٹی گا. دیں انتقام کہ چاہتے پرامن ہیں. احتجاج کریں گے تو تب تو آپ کو اجازت دینی چاہیے. پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے. اگر یہ فالو کریں گے ایس او پیز کو تو بالکل اجازت دے دیں گے. مجھے اگر ایک یہ منٹ وقت دیجیے کی گا اقرا پابندی صاحبہ. کریں گے، جگہ جی کی پابندی کریں گے جو ان کو جگہ دی گئی، لیکن آج تک انہوں نے کبھی ایسے پہلے نہیں کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ جو جی ان کو کہا بالکل گیا صحیح. اس کے الٹ چلے، اور اپنے کارکنان کو چھوڑ کے آخر میں جی بھاگ جی جاتے ہیں. شفیع آپ کوئی کلوزنگ ریمارک دینا چاہتے ہیں؟ جی جی اقرا صاحبہ دیکھیں 9 مئی کے بعد سے ہمیں 2 دفعہ صرف پنجاب میں این او سی ملی ہے. خوف عمران خان کا اتنا ہے کہ ان کو رات کو نیند بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں آتی. ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا احتجاج ٹھیک ہے. ریکارڈ کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شفیع. آپ کا شزرہ منصب صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. کیا ہوگا 5 اگست کو یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب. بہت شکریہ نیئر صاحب. یہ جو حالیہ حالات بن گئے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس کے لیے صوبے بنائے جائیں، انتظامی یونٹس بنائے جائیں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس کی توثیق کر دیتے ہیں، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو یہ قابل قبول ہوگا؟ اور کیا واقعی محسن نقوی صاحب نے یہ ذاتی حیثیت میں بیان دیا ہے یا آپ کو کچھ اور لگتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے میں، میرے پارٹی کے اور رہنما اس پہ ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، اور بار بار ہم جو اپنا موقف جو دہرا رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، بھلا سوچ اچھی ہے یا بری ہے یہ عوام فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پروونسز کی کو نئے کو کریٹ کرنا یا کسی ایک پروونس سے کچھ پورشن لے کے دوسرے کو دینا، یہ ایک آرٹیکل 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. جب آپ آرٹیکل 1 جو کانسٹیٹیوشن کا اس کو امینڈ کریں گے تو اس آرٹیکل کو امینڈ کرنے کے لیے آپ کو لانے ہیں یا کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ لانے ہیں، آپ کو آرٹیکل 239 کے نیچے پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور وہ پروسیجر آئین میں درج ہے کہ 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن کنسرن پروونشل اسمبلی کا ہو، اور پھر 2/3 میجورٹی سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ اس کو بل کو پاس کرے، تو پھر وہ امینڈ ہوگا نا. کہ خالی زبانی یا کلامی یا گیلری سے پلے کرنے کی بات نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ تو نقوی صاحب نے بات کی اس پہ، تو ان کے اپنی کیبنٹ ممبرز بھی رسپونڈ کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک موقف تھا، پھر ان کا ڈفرینٹ موقف بھی آیا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، اور پھر کیبنٹ جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ نئے صوبے بنانے ہیں تو پھر اس کا جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف یہ رہا کہ ہم عوام کی رائے کے ساتھ چلتے ہیں، عوام کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، عوام کی رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں. اور عوام کی رائے کیا ہے؟ عوام کی رائے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسپریس ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ پہلے فیصلہ کر لے، یہ ایک پیج پہ تو آ جائے. سر آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے؟ کیونکہ مسلم لیگ کہتی ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں آپ لوگ جیت جائیں تب تو ٹھیک، آزاد کشمیر میں ہار جائیں تو دھاندلی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. گلگت بلتستان الیکشن فیز وائز ہوئے تھے، فیز وائز تو نہیں ہوئے تھے. وہاں پہ میری جماعت کی 3 سیٹیں انہوں نے چھینی، اس کے باوجود ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. یہاں پہ تو جو آزاد کشمیر میں جو ریزلٹس ان کے میوچل ڈویژن کے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ بعض کانسٹیٹوئنسی میں پرٹیکولرلی 2 کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو بتا دوں، LA9 اور LA12، جہاں پہ ٹرن آلموسٹ 50 پولنگ اسٹیشن ہے، اپروکسیمیٹلی 80% ابو ہے. 80% ابو ٹرن اوور، یہ ان نیچرل ہے، ان لاجیکل. تو پھر اس کا تو الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا.
उन्होंने नोटिस दिए बगैर नोटिफिकेशन जारी कर दिए। और इलेक्शन लॉज के नीचे एक प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपका। अब मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान हैं, कानूनदान हैं और रुकने कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। सर, ये जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, स्पेशली जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के इस बयान ने हलचल मचा दी है और ना तो नून लीग को ये आइडिया पसंद आया है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आया है, DGISPR ने इसकी तौसीक कर दी है, क्या समझते हैं आप, ये उनकी ज़ाती हैसियत में बयान था या पीछे कुछ पक रहा है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, वजीर दाखिला साहब का जो बयान है वो बदी नज़र में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना लगता है। यानी जब एक शख्स जो पहले पंजाब का वजीर आला हो, फिर वजीर दाखिला हो, सबसे बासर वजीर तस्लीम किया जाता हो, जब वो खुद ये कहता है कि ये मौजूदा निज़ाम नाकाम हो गया है, तो इस पैगाम के और असरात के साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो सरमायाकार पाकिस्तान में अपना सरमाया लाना चाहता है वो क्या सोचेगा। दूसरी बात ये है कि इस निज़ाम के करता धरता तो आप ही है, तो लिहाजा इस निज़ाम को अगर नाकाम बनाने का कोई मलबा किसी पे पड़ सकता है तो वो तो आप खुद है। अब जो आपके पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी सियासी मौत कबूल की लेकिन आपके साथ चल पड़े और जिन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया आईनी तरमीम की शक्ल में और सारी जिम्मेदारियां सियासी अपने गले मोल ली, उन पे ये तोहमत के बराबर हैं कि आप ये कहें कि इन सियासी पार्टियों की वजह से निज़ाम नाकामी का शिकार हुआ है। तो फिर ये क्या गारंटी कौम को मिलेगी कि जो निज़ाम आप प्रपोज कर रहे हैं वो आने वाला निज़ाम जो है वो इस निज़ाम से बेहतर डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ शफी जान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि 5 अगस्त को आप एक नया सुहेल आफरीदी देखेंगी, कोई नई तहरीक वो ऐलान करेंगे, कोई नया लाए अमल लेकर आएंगे। डू यू रियली एक्सपेक्ट 5 अगस्त को कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? ये तो मुझे यकीन है कि हम नया सुहेल आफरीदी साहब देखेंगे, नए कपड़े पहने होंगे, हो सकता है नई वास्कट भी पहन के आ जाए। तो बाकी कोई नया जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अलीमा खान साहिबा की ये जो आप एंट्री देख रहे हैं जहाँ पर वो मुख्तलिफ जगहों पे रैलियों से खिताब भी करती हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब कौमी हुकूमत की बात भी करते हैं, कहीं ना कहीं फैसला साजी तहरीक इंसाफ के अंदर भी खासी डिस्टर्ब हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि धड़ेबंदी कायम हो चुकी है और मजबूत हो चुकी है। देखिए, धड़ेबंदी जो है ना PTI में आपस में तो ये करते हैं, खान की फैमिली के साथ जो है किसी की जरूरत नहीं होती है कि धड़ेबंदी करे। हाँ, पसे पुरुष तो बहुत सारी बातें करते हैं, दिल से जो है उनका लगाव शायद ना हो, लेकिन मोहतरमा की एंट्री जो है वो मैं तो खुशाइन करार देता हूँ। ये 2 साल पहले होनी चाहिए थी ताकि पार्टी को कोई ताकतवर हस्ती यकजा कर सके, लीड कर सके। और यही मैं कहता आया था कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने अगर इस तरह की खला पैदा हो गया है कि जहां वर्कर जो हैं उनको लीडरशिप पे एतमाद नहीं है और एतमाद जो है स्विच कर गए फैमिली को, तो फिर उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अगर खान की रिहाई के लिए वो कुछ कर सकते हैं जो क़यादत न कर सकी, ये तो बहुत खुशाइंद होगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब आपका। देखते हैं 5 अगस्त को कोई ऐसी तहरीक PTI लॉन्च करती है जो हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रख सके और तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रास्ते आसान हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।